अभी तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया न्यूट्रॉन इकोनॉमी के बारे में हमने बताया, और हमने जो है के हमने डिस्कस किया था। के क्या था बच्चे आपका? के था आपका न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था। तो मैंने आपको बताया था जब के हम 1 होता है ना, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं और जितने न्यूट्रॉन कंज्यूम हुए हैं हम वही जो है यूज़ करते हैं। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? आपकी ज़्यादातर हम जो ऐसी असेंबलीज हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो क्या होती है बच्चे? कंट्रोल्ड अमाउंट में होती है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर फिजन करने के लिए बच्चे सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? जो फिजनेबल मटीरियल है वही चाहिए होगा। तो हम यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, Pu 239 ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम क्या करते हैं? स्लो न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवा के और फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फ्यूजन रिएक्शन जब क्रिएट होगी तो बच्चे आपको पता है बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकलेगी, ठीक है ना। जैसे ही न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो एनर्जी भी निकलेगी, कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे कुछ एनर्जी निकलेगी, और वो न्यूट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे बच्चे? चेन रिएक्शन करेंगे, फर्दर जो है आपके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड जनरेशन, अब ये क्या कह रखा है बच्चे? जो के हमारा पहली जनरेशन और के जो है सेकेंड जनरेशन का, वो क्या होता है बच्चे? एक से जैसे के 1 आया, ठीक है ना, एक न्यूट्रॉन आया तो उसने फर्दर जो है हमें एक न्यूट्रॉन तो देगा प्लस एक न्यूट्रॉन देगा, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन होगा वो 1 से ज़्यादा ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो चेन रिएक्शन जो है इस एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ इंक्रीज होगी, कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है न्यूट्रॉन्स भी एक्सपोनेंशियली जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर एक्सपोनेंशियली की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से होता है वैसे ग्राफ यूं, ठीक है ना। अगर आपने e की पावर x का अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया हो, जैसे कि जो के है मान लो आपका, और ये यहाँ पे अगर आप टाइम प्लॉट करो तो इस तरह से इंक्रीज होगा, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है न्यूट्रॉन्स भी क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जब के जो है फर्स्ट में सेकंड में हमें एक से ज़्यादा मिला, इस तरह से चेन रिएक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। और ये जो चेन रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। अगर हम देखना बंद कर दें, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, प्रोड्यूस होते इतनी एनर्जी रिलीज होती जा रही है, तो ऑफकोर्स वो हमारी जो चेन रिएक्शन है कभी भी एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, ठीक है ना। तो के चेन रिएक्शन जो है इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा ना इस चेन रिएक्शन को, तो हमें जो है बच्चे एक स्टेडी स्टेज चाहिए होगी जिसे हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक स्टेडी स्टेज आ जाए जिससे क्या हो जाएगा? हमारी चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे? कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। वो स्टेडी स्टेज कौन सी होती है बच्चे? जब हमारा के कहाँ पहुंच जाता है? 1 के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि मान लो कि के इंक्रीज होता जा रहा था, टी इंक्रीज हो रहा था, जब के जो है 1 को अप्रोच करेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे? सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में एक स्टेडी स्टेज आ जाएगी, कि उस स्टेज में कि पहले क्या हो रहा था कि जितने न्यूट्रॉन्स आ रहे थे, न्यूट्रॉन्स जैसे फर्स्ट आए सेकंड में हमें डबल मिले, ठीक है ना, इंक्रीज ही होते जा रहे थे। पर जैसे ही के किसको अप्रोच करने लगा बच्चे? 1 को अप्रोच करने लगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया बच्चे? हमारे पास जैसे कि 1 प्लस के स्क्वायर इस तरह से है ना बच्चे। तो जैसे ही के हमारा किसको अप्रोच करने लगा? सारी वैल्यू 1 को अप्रोच करने लगी, तो उस केस में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, एक स्टेडी स्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो है उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेट जो एनर्जी प्रोडक्शन का वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो न्यूट्रॉन्स भी उतने प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने कंज्यूम हो रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें क्या हो जाए हमारी एनर्जी रिलीज एट अ गिवन रेट इज नॉन एज, ऐसी डिवाइसेस जिसमें इन विच द एनर्जी इज रिलीज एट अ गिवन रेट, ठीक है ना, जिसमें एनर्जी जो है गिवन रेट से इंक्रीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, आप न्यूक्लियर पाइल भी कह सकते हो, ठीक है। और न्यूक्लियर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है बच्चे कैडमियम प्लेट्स। अब बच्चे अभी तक हमें एक आइडिया मिल गया कि जैसे हमें क्या होता है, पहले हम फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, न्यूट्रॉन को इंड्यूस करते हैं यूरेनियम में और एक फ्यूजन रिएक्शन शुरू होती है। फिर क्या होता है बच्चे कि टाइम के साथ साथ जो है हमारे न्यूट्रॉन्स भी जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। के जो है हमारा 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पर जब के की वैल्यू जो हमारी किससे मतलब अप्रोच करने लग जाती है बच्चे? 1 को अप्रोच करने लग जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि के जो है 1 2 3, ये इसका मतलब ये नहीं है बच्चे जो के की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप देखो कि न्यूट्रॉन जो एक्टिविटी है ना वो इस तरह से इंक्रीज होती है, 1 प्लस के स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जब 1 को टेंड करे, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो कुछ हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिएक्टर्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारे रिएक्टर डिज़ाइन हो रहे हैं आज के टाइम में भी, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है बच्चे, फ्यूल। अब देखो हमें फिजन रिएक्शन करनी है तो ऑफकोर्स हमें फिजनेबल मटेरियल भी चाहिए होगा। तो फिजनेबल मटेरियल यानी कि जिसमें क्या हो जाए, फिजन रिएक्शन हो जाए, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं बच्चे, वो जो हमारा फ्यूल होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिएक्टर फ्यूल। तो मटेरियल जिसके अंदर फिजाइल आइसोटॉप्स हो, यानी कि यूरेनियम और यूरेनियम के क्या है, आइसोटॉप्स हैं, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, कोई भी फिजनेबल मटेरियल जिसमें उसके आइसोटॉप प्रेजेंट हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके न्यूक्लियर फ्यूल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्यूल की तरह हम यूरेनियम 235, क्योंकि यूरेनियम 235 अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे अर्थ क्रस्ट में, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम 235 ये ही ले सकते हैं। मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, कि मैंने आपको बताई थी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पर ये वाला हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 0.715, जो इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखो बच्चे ये हमारे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है और यही हम फिजनेबल मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। पर एक थोरियम है, आजकल की रिसर्च चल रही है और आजकल होता भी है कि थोरियम जो है ना वो अबंडेंस में प्रेजेंट है। तो वो आजकल हम मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो हम यूरेनियम 235 की जगह ना आजकल हम थोरियम से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, मतलब करते हैं। तो मतलब ऐसे चल रहा है कि काम कि हम थोरियम को क्यों नहीं यूज़ कर लेते एज अ फिजनेबल मटीरियल, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा ये जो है इसकी कंसंट्रेशन देखो 0.175 है, नेचुरली अकरिंग जो यूरेनियम होता है ना उसकी कंसंट्रेशन कितनी कम है हमारी अर्थ के अंदर, तो हम कोशिश कर रहे हैं तो कोई और यूज़ कर सकें। और दो फोजिल मटीरियल यूरेनियम है और एक PU है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कह रखा है बच्चे, ये जो है हम ये फोजिल मटेरियल्स इनको 233 या 239 है, इनको हम ये तो अर्थ क्रस्ट में आ गए, पर ये जो इसका आइसोटोप है इसको बच्चे हम क्या करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं मतलब रिएक्शंस ही कराते हैं, यूरेनियम 235 की 232 की एंड यूरेनियम 238 की, ठीक है। तो यूरेनियम थोरियम 232 से तो हमें ये मिल जाता है यूरेनियम, और यूरेनियम 238 से हमें क्या मिल जाता है बच्चे, PU मिल जाता है, ठीक है ना, ब्रीडर रिएक्टर से। तो PU जो होता है 239 इसको हम जो है ब्रीडर टाइप रिएक्टर्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ ब्रीडिंग इज सच दैट द न्यूट्रॉन रिएक्टर प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रखा है जो PU जो प्रोड्यूस होता है ना, यूरेनियम PU 239 जो प्रोड्यूस होगा ना, मतलब कि जब न्यूट्रॉन्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे तो ये जो रिएक्टर होगा इसमें जो फ्यूल लगता है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू डिफरेंट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडरेटर्स अब हम पढ़ते हैं। मॉडरेटर्स का काम क्या होता है बच्चे, अब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, फ्यूल हमें मिल गया कि हमें ये इसमें हम फ्यूजन रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब देखो फ्यूजन रिएक्शन तो शुरू हो गई, तो फिर ख़त्म कब होगी, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन्स इतनी फास्ट से आते हैं कि वो स्ट्राइक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हमें न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है बच्चे, स्लो डाउन करना पड़ता है, ठीक है। स्लो डाउन करेंगे तभी क्या होगा बच्चे, हमारे फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज क्या होगी, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो गामा रेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो मटेरियल जो है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बच्चे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी यानी कि हम हीट करके बताएंगे, थर्मल एनर्जी यानी कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जैसे 400 MeV था, तो थर्मल एनर्जी हमारी होती है बच्चे 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो कितनी कम, इस एनर्जी तक हम क्या कर देते हैं, इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं। और जो मटेरियल यूज़ होता है वो क्या कहलाता है आपका बच्चे, मॉडरेटर कहलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है मॉडरेटर हैं हम यूज़ कर सकते हैं। तो गुड मॉडरेटर्स वो होते हैं जिन तो मॉडरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, मैंने आपको बता दिए। तो गुड मॉडरेटर्स क्या होते हैं कि जिनका क्या होता है बच्चे, मास नंबर कम होता है और उनका जो है स्लोप कह सकते हैं आप, ऑब्जर्प्शन क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम होता है, और क्या होता है बच्चे, इनका स्टॉपिंग पावर कम ज़्यादा होता है। अब स्टॉपिंग पावर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा से वो जस्ट फास्ट मूविंग जो है न्यूट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे, ठीक है ना। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चे वो कैसे स्लो डाउन होते हैं, वो जो मॉडरेटर मटेरियल होता है जैसे हैवी वाटर हमने ले लिया, उससे क्या करेंगे, इलास्टिकली स्कैटर्ड होंगे, और स्कैटर्ड होंगे तो बेसिकली उनकी क्या होगी बच्चे, स्पीड जो है वो क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। तो ज़्यादातर हम यही लेके चलते हैं जिसमें क्या हो, स्टॉपिंग पावर ज़्यादा हो और न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत कम हो। इस क्राइटेरिया के अंदर जो है बेसिकली जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनरी वाटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब
ऑर्डिनरी वाटर में क्या होता है बच्चे, प्रोटॉन होता है, वो क्या बनते हैं बच्चे, मॉडरेटर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। ये जो इन मॉडरेटर न्यूक्लियाई इन हाइड्रोजन एटम, ये क्या करते हैं बच्चे, शेड विद द बेस्ट मॉडरेटर। अब ये जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो मॉडरेटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए हैं, ये क्या होते हैं बच्चे, बेस्ट मॉडरेटर का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉपिंग डाउन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इनका जो है क्रॉस सेक्शन, कैप्चर क्रॉस सेक्शन जो है वो भी क्या होता है बच्चे, बट इनका जो है कैप्चर क्रॉस सेक्शन मतलब इतना डिज़ायरेबल नहीं होता, बट इनकी स्लोइंग डाउन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मॉडरेटर्स बने हैं जो कि लो कॉस्ट के हैं। ज़्यादातर हम बच्चे यही यूज़ करते हैं, हैवी वाटर से ही हम जो है न्यूट्रॉन्स को स्लोप ये कह सकते हो आप, स्टॉप नहीं, उनको स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है हाई वही ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा स्मॉल होता है बच्चे। ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा तभी तो न्यूट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब नहीं होंगे मॉडरेटर न्यूक्लियाई। ये तो नहीं हो जाएगा कि न्यूट्रॉन जो है वही क्या कर जाए मॉडरेटर मटेरियल के साथ ही जाके क्या कर जाए बच्चे, ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ना हो, इस करके हम क्या लेके चलते हैं बच्चे, इनका ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम लेके चलते हैं, और मॉडरेटिंग रेशो जो है वो ज़्यादा होती है न्यूट्रॉन्स के केस में। और आगे क्या कह रखा है बच्चे, बिसाइड द ग्रेफाइट बेरिलियम और ऑक्साइड सर्व एज गुड मॉडरेटर्स, ठीक है ना। तो बेरिलियम और ऑक्साइड्स भी हम एज अ गुड मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन में क्या होता है बच्चे, ग्रेफाइट होता है। कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में अगर हम लें तो वो भी हम एज अ मॉडरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इनका भी जो है ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम होता है, ठीक है। और मॉडरेटिंग रेशो जो है इनकी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, सेकेंड हाईएस्ट होती है। मॉडरेटिंग रेशो का मतलब यहाँ पे यही है बच्चे कि इनको स्लो डाउन करने की पावर, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स को। तो यहाँ पे बेरिलियम और ऑक्साइड्स भी हम गुड मॉडरेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक बेरिलियम भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमारा मॉडरेटर, बट वो भी हम एज ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे मॉडरेटर की तरह यूज़ हो सकते हैं। आगे देखो बच्चे, रिफ्लेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चे, फॉर न्यूट्रॉन लीकेज और रिफ्लेक्टर। अब देखो बच्चे, कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो लीक हो गए, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रॉन लीकेज जो होता है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्टर क्या होता है बच्चे, एक तरह की ना क्लोज फिटेड अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है क्लोज फिटेड जो है अरेंजमेंट होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको जो है बाहर नहीं जाने देंगे। कि मान लो ये जो रिएक्टर है हमारा, इस रिएक्टर के अंदर जो है बच्चे न्यूट्रॉन्स जो है इस तरह से, अगर मैं इसको शो करूं बच्चे, ये मान लो ये रिएक्टर है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है बच्चे एक ये कह सकते हो क्लोजली फिटेड एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जैसे अब न्यूट्रॉन यहाँ से टकराएंगे, बाहर निकलना चाहेंगे, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस अंदर, ठीक है ना, समझ गए इस चीज़ को। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को वापस द्वारा से असेंबली में डाल देना, ठीक है ना। उसी में असेंबली इन द सेंस कि अब देखो बच्चे, अब तुम लोग क्लास में भी स्कूल में देखोगे तो असेंबली होती है एक तरह की, ठीक है ना, जो असेंबल होते हैं बच्चे, तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कहीं जाना हो। और अब मान लो दो लाइन्स इकट्ठी जा रही हैं, ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इधर से इधर मूव करने की कोशिश करते हैं कि लाइन तोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रिफ्लेक्टर का काम क्या है, वापस टीचर है ना वो रिफ्लेक्टर, तो वापस उनको अंदर भेजना, ठीक है ना, वापस उसी असेंबली में वापस उन्हें डाल देना, ठीक है ना। तो वही कह रहा है जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो वापस उसी असेंबली में द्वारा से रिफ्लेक्ट बैक होकर चले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे बच्चे, फिजन जो चेन रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टर जो है बेसिकली हाई स्कैटरिंग प्रॉपर्टी होती है उनकी, ठीक है, और लो ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है। ऑफ कोर्स हम भी ये तो नहीं चाहते जो न्यूट्रॉन है रिफ्लेक्टर्स के साथ कोलाइड करके ऑब्जॉर्ब ही हो जाए, ठीक है ना। तो निकल, थोरियम, ये सुटेबल मटेरियल्स हम एज अ रिफ्लेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चे, न्यूक्लियर कूलेंट्स का काम क्या होता है बच्चे, अब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, मैंने क्या कह रही, चेन रिएक्शन हो रही, चेन रिएक्शन का काम क्या है, बहुत ज़्यादा क्या करना, हीट प्रोड्यूस करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर रिएक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी तो एक्सप्लोजन भी तो हो सकता है बच्चे। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, रिएक्टर का काम क्या होता है, जो एक्सेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या कर दे बच्चे, रिमूव कर दे, ठीक है ना। तो जो एक्सेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि लार्ज अमाउंट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के साथ, जो विच कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, रिएक्टर कूलेंट्स यूज़ करते हैं। अगर हम नहीं रिमूव करेंगे तो बहुत एनर्जी जो है, बहुत टेम्परेचर हाई बढ़ जाएगा। वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए वैसे ही बहुत डेंजरस होता है बच्चे वहाँ पे काम करना, ठीक है। तो क्योंकि
सब चीज़ें उन्हें नोट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पावर रिएक्टर्स हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इन सम रिएक्टर हीट गोज एज अ वेस्ट, ठीक है ना। पावर रिएक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ हीट जो हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो है कुछ रिएक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हीट वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जो मटेरियल्स हैं जो यूज़ करते हैं हीट को रिमूव करने के लिए रिएक्टर कोर में से, रिएक्टर कोर क्या होता है बच्चे, वो जो इनर एरिया कोर जो है जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है चेन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। रिएक्टर कोर बीच में होगी ना, अंदर ही होगी। अब बच्चे तुम्हें इस अरेंजमेंट के बारे में बताऊँ तो बहुत बड़ी अरेंजमेंट है। लेट मी चेक कि तुम्हारे पास इनका डायग्राम है तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे है नहीं, थोड़ा सा ये वाला रिएक्ट देखो बच्चे कि देखो कितनी कूलिंग करनी पड़ती है हमें, फिर जाके हम आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी क्लियर होगा जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास जो आइडियल कूलेंट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, उसका न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम इफेक्ट होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है बच्चे, अब्जॉर्ब होता है, इट शुड नॉट अब्जॉर्ब एंड मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स। अब ये नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स जो आए हैं उसको अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। रिएक्टर कूलेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ना हो जाए कि उनकी स्पीड को और स्लो कर दे, मॉडरेट कर दे, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डज नॉट रिएक्ट विद अदर मटेरियल। अब ये भी नहीं है कि जो कूलेंट होता है वो दूसरे मटेरियल के साथ कोलाइड करने रिएक्ट करने लग गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जो है वेपर प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, जो ऑपरेटिंग जिस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है उससे जो है लो वेपर प्रेशर हमें रखना पड़ता है। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई है एट कॉस्ट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ पंपिंग पावर, तो वो भी रिमूव हो जानी चाहिए, ठीक है ना, बहुत कम कॉस्ट पे। उसके बाद इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इजीली हैंडल होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें, तो इन रिक्वायरमेंट को ऐसा कोई भी अभी तक रिएक्टर हमें नहीं मिला जो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। पर हम आइडियल तो नहीं मिलता, पर हम एक्चुअल में कुछ जो हमारे पास अच्छी चॉइस है वो तो हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास एक अच्छी चॉइस क्या रहती है बच्चे, उसमें जो हमारा मटेरियल यूज़ होता है एज अ कूलेंट, तो ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर हम एज अ कूलेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक लिक्विड्स हम यूज़ कर सकते हैं, हीलियम, SCO2, ये N2 हाई प्रेशर पे, इनको भी हम एज अ गैस कूलेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लिक्विड कूलेंट्स यूज़ हो, गैस कूलेंट्स भी यूज़ हो सकते हैं। और कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जैसे हैवी और लाइट वाटर जो है वो भी अच्छा कूलेंट का तरह काम करता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर जो है वो क्या करता है बच्चे, अगर मान लो हमारा रिएक्टर बहुत हाई टेम्परेचर पे है और हाई प्रेशर है, तो आपको पता है कि उस पॉइंट पे क्या करता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग होने से रोकना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिक्विड मेटल्स जो हैं बेसिकली हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें फ्यूल रिएक्टर जो है वो ज़्यादातर मोल्टन स्टेट में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हम एज अ रिएक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें तो होगी आपकी डन। आगे देखो, आगे क्या कह रखा है, कंट्रोल मटेरियल्स। कंट्रोल मटेरियल्स में क्या होता है, हमारे पास जो थर्मल रिएक्टर होता है ना, तो कंट्रोल इज़ अचीव्ड बाय, अब देखो जो थर्मल कंट्रोल रिएक्टर्स में क्या होता है बच्चे, इन थर्मल रिएक्टर्स कंट्रोल इज, अब देखो हमें जो है कंट्रोल मटेरियल्स भी तो चाहिए। अब न्यूट्रॉन्स को हमने स्लो डाउन कर दिया, ठीक है ना, रिएक्शंस हमने शुरू कर दी, चेन रिएक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे, रिएक्टर कूलेंट हमने यूज़ करा, ठीक है ना, जो हीट प्रोड्यूस उसको रिमूव कर दिया। पर अभी तक हमने अपनी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया, तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे बच्चे, कंट्रोल मटेरियल से करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल जो है वो शुड नॉट बिकम रेडियो एक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हुआ और वो रिएक्शन रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियो एक्टिव अगर बन गई ना बच्चे, तो ये कह लो कि बहुत उसमें से न्यूट्रॉन्स निकले, बहुत डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव तो हमने बनने ही नहीं देना, ठीक है ना। तो वही तो मैंने अभी आपको बताया ना, हिरोशिमा नागासाकी में, तो वो जो रिएक्शन थी वो आपकी कैसी बन चुकी थी, वो आपकी ये कह लो कि रेडियो एक्टिव बन गई थी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे के जो है उसको लिमिट करना पड़ता है, के को हमें कभी भी सुपर क्रिटिकल लिमिट यानी कि के ग्रेटर देन 1 नहीं होने देना होता। हमें जो है के को क्या करना पड़ता है, एक लिमिट में जाके उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम के जो है 1.05 पे जाके कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल रोड्स का यूज़ करते हैं बच्चे। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, क्रिटिकल लेवल को चेन रिएक्शन को मेंटेन करना पड़ता है
ऑपरेटिंग लेवल जो है वो भी रिएक्टर का चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। और हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हम क्या करते हैं बच्चे, कभी इमरजेंसी आ गई, मान लो इतनी हीट प्रोड्यूस, इतनी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, हम क्या करते हैं, वो जो सिस्टम है ना, जो हमारा बच्चे, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़े होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत बड़े होते हैं, ये आपका छोटा अरेंजमेंट नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम जो है, हमारे पास एक हमारे पास क्या होता है बच्चे, एक हमारे पास स्विच होता है, जिसको हम बंद कर देते हैं ना, तो वो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो हीटअप इतना होता है ना, बहुत हीटअप होता है वो, मतलब वो टेम्परेचर उस एरिया में, ठीक है। तो अगर आप कह सकते हैं, अगर उस एरिया के अंदर वर्कर्स को काम नहीं करने देते कि अंदर चला गया, काम हो रहा है तो अंदर चला गया वर्कर, वहाँ पे हीटअप इतनी होती है, वहीं पे बंदा जाके खत्म हो सकता है एकदम। तो रिएक्टर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चे, शट डाउन कर दिया जाता है कई बार। तो हम जो है बेसिकली जो है कैडमियम जो है हम यूज़ करते हैं एज अ पहले हम जो है कैडमियम हमें ज़्यादा मिलता था, तो हम कैडमियम का यूज़ करते थे कंट्रोल मटेरियल्स में, ठीक है, क्योंकि इनका जो है टेम्परेचर और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, टेम्परेचर भी लो रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, उसमें 50% जो है हम इंडियम का यूज़ करते हैं, या 5% कैडमियम जो हम यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। और ये जो अलॉय होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन कैडमियम, और इनका लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर। तो ये चीज़ हमारे पास है। उसके बाद अब हमें इसमें तो बच्चे न्यूट्रॉन को कैप्चर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे मोस्ट कॉमन जो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर जो हम यूज़ करते हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हम बोरोन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है, न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन तो काफ़ी ऑब्जॉर्ब कर लेता है बोरोन, क्योंकि न्यूट्रॉन जब एक्सेस में बन रहे हैं तो हमें चाहिए होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाए बच्चे, ऑब्जॉर्ब हो जाए, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, बोरोन का ये काम होता है। तो ये जो है बच्चे कंट्रोल रोड्स होती हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो कंट्रोल रोड्स भी हम यूज़ करते हैं रिएक्टर्स के अंदर, और ये जो रोड्स होती हैं इनको हम जो है रिएक्टर जो है हमारे उसके अंदर इंड्यूस करते हैं। जब इंड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका के जो है वो जो है यूनिटी यानी कि 1 से क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताई है कि ये जो रोड्स होती हैं, कई बार रिएक्टर को हम शट डाउन करना पड़ता है, तो वो जो है क्या कहलाता है बच्चे, इन इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि रोड्स की मदद से हम क्या करते हैं, रिएक्टर को ही बंद कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्कैमिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या कह रखे हैं, रिएक्टर शील्डिंग, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आपके, ज़्यादातर अगर हम लो पावर वाले अगर हम कैंसिल कर दें तो जो है इंटेंस न्यूट्रॉन्स और गामा रेडिएशंस भी हमें मिलती हैं, ठीक है ना, तो जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, हमें गामा तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं करना, गामा इज़ वेरी डेंजरस। गामा रेडिएशन अगर आपकी स्किन के ऊपर फॉल करेगा ना, तो वो पूरा स्किन कैंसर का कारण भी कह सकते हैं, या पूरी स्किन को ख़त्म कर देता है आपका, ठीक है ना, तो डेंजरस होता है बेसिकली। तो हमें जितने भी रिएक्टर्स होते हैं हमें देखना पड़ता है कि वो इंटेंस न्यूट्रॉन्स ना प्रोड्यूस कर दें या गामा रेडिएशंस ना प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है कि जो गामा रेडिएशंस जो प्रोड्यूस होंगी, गामा रेडिएशन जो प्रोड्यूस होंगी, बहुत इरिटेशन, इनका लेवल बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो रिएक्टर कोर के अंदर उसको हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, रेडिएशन शील्ड से हमें क्या करना पड़ता है, उसको शील्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो जो हमारा रिएक्टर है, इसके अंदर कोर के अंदर जो है रिएक्शंस हो रही हैं और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत एनर्जी निकल रही है और गामा भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे कि अगर गामा रेडिएशन रिएक्टर से बाहर निकलेंगे बच्चे, तो जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए डेंजरस होगा, ठीक है ना। तो हमें जो पर्सन है जो रिएक्टर कोर से जो है, मतलब रिएक्टर के कोर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें, जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके सराउंडिंग में ना हमने जैसे रिएक्टर के सराउंडिंग में हम रेडिएशन शील्ड लगा के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है उनको प्रोटेक्ट करता है जो उनके साथ काम करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ। तो हाई गामा जो रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है शील्ड के अंदर ही, तो न्यूट्रॉन शील्ड हम ज़्यादातर जो है बोरोन या कॉन्क्रीट हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स जो है बेसिकली बहुत तरह के हम रिएक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली रिएक्टर्स जो है ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक हेट्रोजीनियस रिएक्टर और एक होमोजीनियस रिएक्टर, ठीक है। तो जो बहुत सारी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होती हैं उसमें हम हेट्रोजीनियस टाइप हम यूज़ करते हैं। तो जो फ्यूल जो है बेसिकली हम एज अ रोड इन द फॉर्म ऑफ रोड्स या फिर प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्यूल है ना हम उसके अंदर लेते हैं बच्चे, रोड्स या प्लेट्स के अंदर, या सिलेंडर होता है बड़ा सा, उसके अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो डालते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर ही